1 जून 2001 की शाम को नेपाल के शाही परिवार में एक ऐसी घटना होती है जिसे नेपाल की जनता आज तक नहीं भूल सकी और ये घटना शायद उनकी यादों में सदियों तक रहे। दोस्तों, हम बात उसी नेपाल की कर रहे हैं जो मैप में हमारे देश की उत्तरी दिशा में बिहार से लेकर उत्तराखंड तक एक लंबी सड़क से दिखती है। लेकिन हिमालय की तराई में बसे इस छोटे से देश से हमारा बहुत ही पुराना कल्चरल रिश्ता है। इस देश से हमारा रिलेशन रोटी और बेटी का रहा है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम की शादी भी नेपाल में मिथिला के राजा जनक की बेटी सीता से हुई थी। अभी हाल ही में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति के लिए 2 शिलाएं नेपाल के जनकपुर से लाई गई हैं। प्राचीन काल से आज तक नेपाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। नेपाल ऐसा देश है जहां हमें जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल हमारा इतना महत्वपूर्ण पड़ोसी है, लेकिन क्या हम नेपाल के उन घटनाओं के बारे में जानते हैं जिसने सिर्फ नेपाल को हमेशा के लिए नहीं बदला बल्कि हमारे देश को भी प्रभावित किया है। नेपाल 2008 से पहले तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और यहाँ पर राजशाही थी, लेकिन इसके बाद यहाँ राजशाही खत्म हो गई और यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है। इसके साथ ही ये देश हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर बन जाता है। कैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही खत्म हो जाती है और यहाँ के पावर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग आ जाते हैं, उसकी कहानी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको 1 जून 2001 की तारीख का जिक्र किया था। इस तारीख को जो घटना हुई उसने नेपाल में राजशाही के खत्म होने और लोकतंत्र की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। 1 जून 2001 की बात है। नेपाल के राज परिवार ने एक भोज का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 अन्य सदस्यों के साथ कुछ चुनिंदा मेहमान भी मौजूद थे। ये एक प्राइवेट पार्टी थी जो हर शुक्रवार को आयोजित की जाती थी, जिसमें परिवार के हर सदस्य मौजूद रहते थे। आयोजन के दौरान क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह शराब पीकर पार्टी में आते हैं। दीपेंद्र के पांव लड़खड़ा रहे थे, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने उन्हें कमरे में सुला दिया। थोड़ी देर बाद प्रिंस वापस कमरे से बाहर आए, लेकिन इस बार उनके हाथ में 3 बंदूकें थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझता या रोकता, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पिता राजा वीरेंद्र, फिर माता रानी ऐश्वर्या के साथ साथ भाई निराजन और बहन श्रुति को भी नहीं छोड़ा। परिवार के 9 सदस्यों की हत्या कर दी। पूरे हत्याकांड के बाद प्रिंस ने खुद की कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मार ली थी। ये सारी घटना 2-3 मिनट के अंदर ही हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। नेपाल नरेश वीरेंद्र और राजकुमार दीपेंद्र दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दिन सुबह 11 बजे नेपाल के राजा की मृत्यु की घोषणा की जाती है और प्रिंस दीपेंद्र को नया राजा घोषित किया जाता है। इस घटना के 3 दिन बाद ही नए राजा दीपेंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेपाल के नए राजा बनते हैं राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र। नेपाल की जनता इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि प्रिंस दीपेंद्र ने अपने माता पिता, भाई बहन के साथ अपने ही परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी। शक की सुई बार बार राजा ज्ञानेंद्र और उसके बेटे पारस की तरफ जा रही थी, क्योंकि घटना वाले दिन वे काठमांडू में ना होकर कहीं और थे। ज्ञानेंद्र के परिवार के सभी सदस्यों की जान बच गई थी। इस मामले में एक जांच कमेटी बनी, जिसमें ये बात सामने निकल कर आई कि हत्याएं प्रेम प्रसंग के चलते हुई हैं। माना जाता है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह इंग्लैंड के एटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नेपाली नेता शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी देवयानी से हुई। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और बात शादी तक आ पहुंची। बताया जाता है कि प्रिंस दीपेंद्र शाह की मां रानी ऐश्वर्या इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इस परिवार से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। प्रिंस दीपेंद्र ने कई बार अपनी मां को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्हें शाही परिवार से बेदखल करने की भी धमकी मिली। माना जाता है कि राज परिवार के फैसलों में उनकी भागीदारी लगातार कम होती जा रही थी। इस सब से नाराज होकर ही उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के पीछे कुछ और कारणों को जिम्मेदार बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा वीरेंद्र नेपाल को धीरे धीरे राजशाही से लोकशाही की ओर ले जा रहे थे, जिस कारण भी प्रिंस दीपेंद्र नाराज चल रहे थे। इस घटना को नेपाल में राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र आने की आहट के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि इस घटना का जिम्मेदार होने का शक भारत तक पहुंच गया था। नेपाल के शाही पैलेस के मिलिट्री सेक्रेटरी ने 2010 में अपनी किताब में कहा कि इस घटना का जिम्मेदार भारत है। भारत ने नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि इस तरह की बिना सबूत की बातों को सिर्फ अफवाह के रूप में देखा जाता है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू से बताते हैं आपको कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कब से प्रयास शुरू हुए और राजशाही का अंत कैसे हुआ। 1768 में शाह वंश के पृथ्वी नारायण शाह ने पूर्वी और पश्चिमी नेपाल की रियासतों को जीतकर पूरे नेपाल में शासन करने लगे। लेकिन 1846 में नेपाल की सत्ता जंग बहादुर राणा के हाथों में चली गई, जिसने कहा कि राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और शाह वंश के लोग राजा बनेंगे।
ये सिस्टम 100 सालों तक चलता रहा। भारत की आजादी के प्रभाव में नेपाल में भी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हो गए। 1951 में वहां राणाओं का शासन समाप्त हुआ और राजा त्रिभुवन वीर विक्रम को नेपाल का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। 1955 में महेंद्र शाह नेपाल के नए राजा बने। उन्होंने 1959 में नया संविधान बनाया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए तो सभी पार्टियों के बीच चुनाव होगा, लेकिन राजा पूरे शासन व्यवस्था का प्रमुख बना रहेगा। इसी सिस्टम के तहत 1960 में देश में पहला आम चुनाव हुआ जिसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन राजा ने 1 साल बाद ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर संसद भंग कर दी और सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया। 1972 में राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र को गद्दी मिली। 1980 के बाद एक बार फिर लोकतंत्र के लिए आंदोलन तेज होने लगा। नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। 1990 आने तक विरोध हिंसक होने लगा। आखिरकार राजा को विरोध के आगे झुकना पड़ा और अप्रैल 1990 में नेपाल को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है, जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम लागू किया जाता है। अगले साल चुनाव हुए जिसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कहने के लिए तो नेपाल में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन असली पावर अभी भी राजा के ही पास थी। यहीं पर नेपाल में एंट्री होती है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की। 1995 में इसी व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी अगुवाई माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड कर रहे थे, जो वर्तमान में भी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इस गृह युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस गृह युद्ध के बीच ही 1 जून 2001 को वो तारीख आती है जिस दिन राजकुमार दीपेंद्र ने अपने ही पिता राजा वीरेंद्र और राज परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खुद को गोली मार ली थी, जिसकी कहानी हमने आपको कुछ समय पहले सुनाई और बताई थी कि ये घटना नेपाल की राजशाही के खत्म होने की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेपाल के नए नरेश ज्ञानेंद्र बन चुके थे। इधर माओवादी ने आंदोलन के दौरान पुलिस पोस्ट और सैनिकों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने नेपाल के कई ग्रामीण हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउवा ने सत्ता संभाली। उन्होंने माओ विद्रोहियों से शांति वार्ता शुरू की जो 4 महीने में फेल हो गई। शाही सेना और माओवादियों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सारी पावर अपने हाथों में लेकर इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद आंदोलन और भड़क गया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा जन आंदोलन 2006 तक अपने चरम पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी छूट को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। आखिरकार 10 अप्रैल 2008 को एक संविधान सभा का चुनाव हुआ। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। मगर सभी राजनीतिक पार्टियों में सहमति न होने की वजह से नया संविधान नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते संविधान सभा का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा था। आखिरकार 2015 में नेपाल का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। नेपाल एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश तो बन गया, लेकिन वहां पर हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस बना रहता है। नेपाल में लोकतंत्र लागू होने के साथ 2008 के चुनाव में वहां पर माओवादी पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद से अब तक वहां पर 10 से अधिक सरकारें बन चुकी हैं। वहां 2015 में संविधान लागू होने से अब तक 5 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। नेपाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें नेपाली कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीतकर भी सरकार बनाने में नाकाम रही थी, जिसके बाद से अभी भी वहां पर राजनीतिक संकट जारी है। वर्तमान में पुष्पकमल दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी सरकार पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नेपाल की पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए वहां के कई संगठन समय समय पर फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में डेमोक्रेसी फेल हो गई है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।